हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस के बुक से जो चैप्टर नंबर 2 चल रही है उसमें आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है उसमें से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। ठीक है, तो क्या है ना कि क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। जैसे कि हाँ, क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होती है फिर भी क्षारकीय होती है। ठीक है, H प्लस आयन होने के बावजूद भी यह क्या होगी, यह क्षारकीय होती है। क्यों? क्योंकि OH माइनस आयनों की संख्या, ठीक है, जो OH माइनस आयनों की संख्या है वह H प्लस आयनों से अधिक होती है। ठीक है, तो और ये कहाँ से आती है ना, H प्लस आयन जल से आती है। ठीक है, तो देख लिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है कि कोई किसान, ठीक है, कोई किसान खेत की मृदा की परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक का उपयोग करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कि अगर किसी किसान की खेत की मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उस मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए बिना बुझा हुआ चूना या चौक आदि क्षारकीय का उपयोग करेंगे। यानी कि वो किसान जो है किस चीज का उपयोग करेगा, बिना बुझा हुआ चूना या चौक आदि क्षारकीय का उपयोग करेगा ताकि जो उसके खेत की जो मिट्टी है वो अम्लीय हो गया है वो क्या होगी ना, उदासीन हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, ये जितना सारा क्वेश्चन हम लिखवाए हैं या फिर लिखा रहे हैं, इन सभी ये जो क्वेश्चन है सबके सब आपको NCERT बुक में सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। वहां से क्वेश्चन उठा के हमने आंसर खुद से लिख के आपको बता रहे हैं। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है ना, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में यह फिक्स है कि यह क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि उस पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके, ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगी ना, विरंजक चूर्ण बनाएगी। ठीक है, और विरंजक चूर्ण का मेरा सूत्र क्या होगी ना, CaOCl2 होती है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, अच्छा शुष्क बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, CaOH2। ठीक है, CaOH2 को हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना। ये सब जो है ना, ये सब याद रखनी है। जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया, जिप्सम का सूत्र हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया, इन सभी सूत्रों को याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कठोर जल, ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो जरा देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे या फिर किसका उपयोग किया जाता है ना, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे Na2CO3 इसका सूत्र होती है। ठीक है, यानी कोई जल कठोर है तो उसको हम लोग मृदु करने के लिए, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट करने के लिए, कमजोर करने के लिए, उसमें हम लोग क्या मिक्स करेंगे ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी आपको लिखनी है। तो देखते हैं कि क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलो देख लेते हैं इसके। ठीक, देखते हैं यहाँ पर देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया यहाँ पर NaHCO3। अब जब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या मिलेगा मेरा ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस देखो यहाँ पर जल मिल रही है, प्लस क्या मिलेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यह रिएक्शन दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अब इसको गर्म कर दिए तो हमको क्या मिला ना, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, जल मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब यह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
काफी बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या होगा? सबसे पहले तो याद रखनी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होती है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, ये होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको क्या करेंगे? जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, प्लस H2O। ठीक है, CaSO4 1/2H2O प्लस H2O। अब ये दोनों जब रिएक्शन हो गया एक दूसरे से तो क्या बनेगी मेरा? ना CaSO4 2H2O। और यह जो होती है ये जिप्सम का सूत्र होती है। और यहाँ पर जो दिया हुआ मेरा CaSO4 1/2H2O, यह मेरा किसका सूत्र है? न प्लास्टर ऑफ पेरिस। और किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? न जल के साथ। और जल का सूत्र क्या होती है? न H2O। H2O हो गया किसका? जल का सूत्र। ठीक, अब देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन। ठीक, तो सीधा हम 5 से ले लिए हैं। 5 से लेने का मेरा रीजन क्या है कि 1 से लेके 4 तक ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो हम लेके आएंगे चैप्टर वाइज करके। ठीक है, तो हम जो थियोरिटिकल है उसको पहले कवर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, आप NCERT बुक साथ में रखिए, उसमें देख लीजिए कि अभ्यास का जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको यही मिलेगा। तो जो पहला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि क्या बोला गया है कि पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। ठीक है, पहले शब्द समीकरण लिखना है तथा उसके बाद उस समीकरण को क्या करनी है? न संतुलित करनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ए नंबर में क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अगर आपको सूत्र याद नहीं है, ठीक है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल के, और वहां पर हम ये जो सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जिंक हो गया, इन सभी का अलग से वीडियो हम बनाए हैं, तो वहां से आप देख के याद कर सकते हो। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होती है? ना H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? न जिंक के साथ। तो दोनों जब अभिक्रिया करेगी तो हमको क्या प्राप्त होगी? न ZnSO4, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिंक सल्फेट, प्लस क्या मिलेगा? न हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, अब जब इतना हो गया, रिएक्ट हो गया, यानी जिंक सल्फेट मिल गया हमको और हाइड्रोजन भी प्राप्त हो गया। अब देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं है। इधर देखो हाइड्रोजन में टोटल एटम 2 है, और यहाँ भी देखो हाइड्रोजन में टोटल एटम कितना है? न 2 है। अब सल्फर में इधर 1 एटम, यहाँ भी 1 एटम, ऑक्सीजन में 4 एटम, यहाँ भी 4 एटम, और जिंक में यहाँ 1 एटम और यहाँ भी 1 एटम। तो ये संतुलित हो गई। बी नंबर देखते हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सूत्र क्या होती है? ना HCl होती है। ठीक है, अब किसके साथ रिएक्ट कर रही है? किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? ना मैग्नीशियम के साथ। और मैग्नीशियम का क्या होती है? सूत्र होती है Mg। अब दोनों जब रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमको? मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया, और उसके साथ साथ हमको क्या मिलेगा? ना H2 मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन। अब जरा देख लेते हैं इसमें कि संतुलित हम कैसे किए हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था मेरा? 2। ठीक है, लेकिन एटम यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 1 था, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा दिए। तो अगर हाइड्रोजन के साथ 2 लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के साथ भी 2 लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम देखो 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के साथ 1 एटम है, तो यह मेरा संतुलित हो गया। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए, ठीक है, ताकि आगे जो है आपको रिविजन करने में दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी नंबर में क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ना एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होती है? ठीक है, H2SO4। अगर कभी क्वेश्चन पूछते कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं अम्लों का राजा। ठीक, अब देखो H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? ना एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रही है, और जब H2SO4 एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या प्राप्त होगा हमको? ना एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 और उसके साथ साथ हमको क्या मिलेगी? ना हाइड्रोजन मिलेगी। अब देख लेते हैं इसमें जो संतुलित किया हुआ इसको। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? देखो यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 लगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो गया। अब उसके बाद सल्फर की बात करें, अगर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 3 लगा, यानी सल्फर कितना हो गया मेरा?
तो सल्फर हो गया 3, यहाँ पर भी देखो सल्फर के साथ 3 है। एल्युमिनियम देख लो यहाँ पर 2 लगाए हैं, तो एल्युमिनियम के साथ देखो यहाँ पर 2 है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो 4 तिया 12 और यहाँ पर भी 4 तिया 12। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। तो डी नंबर में क्वेश्चन क्या है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मूला होती है HCl। ठीक है, HCl यह जो एसिड है यह हमारे पेट में भी पाए जाते हैं, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl किसके साथ अभिक्रिया कर रही है ना, आयरन के साथ अभिक्रिया कर रही है ना लोहे के साथ, Fe। ठीक है, Fe का लैटिन नाम क्या होती है ना, फेरम होती है। ठीक है, इसको भी याद रखनी है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमको क्या मिलेगा ना, फेरस क्लोराइड मिलेगा FeCl2, और उसके साथ साथ क्या मिलेगी ना, हाइड्रोजन मिलेगी। अब देख लो इसमें इक्वेशन को क्या करना है, इसमें इसको संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 2, इधर हाइड्रोजन मेरा 1 था, इसके साथ हम 2 लगा दिए। अब यहाँ मेरा क्लोरीन 2 था, जब हाइड्रोजन के साथ 2 लगाए तो जाहिर सी बात है कि क्लोरीन के साथ भी 2 हो जाएगी। अब देखो आयरन में एटम की संख्या कितनी है न, 1 है, तो यहाँ भी देखो आयरन के साथ एटम की संख्या 1 है। ठीक है, तो यह भी हो गया मेरा संतुलित। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि आसुत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होती है। ठीक है, तो आसुत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होती है। तो यहाँ पर देखते हैं आसुत जल H+ तथा OH- आयनों में अलग नहीं होती है। ठीक है, जो आसुत जल होती है वो क्या होती है ना, H+ तथा OH- आयनों में अलग नहीं होती है, जबकि जो वर्षा जल होती है, वर्षा जल में अम्ल एवं अन्य अशुद्धियां होने के कारण, वर्षा जल में अम्ल पाई जाती है और उसके साथ साथ अन्य अशुद्धियां होने के कारण H+ तथा OH- आयनों की उपस्थिति होती है, इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालन करती है। देखो अगर H+ तथा OH- आयन नहीं रहे, आयनों की मात्रा अगर नहीं रहे किसी जल में तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर देख लो कि क्वेश्चन क्या है कि आसुत जल H+ तथा OH- आयनों में अलग नहीं होती, जबकि वर्षा के जल में अम्ल एवं अन्य अशुद्धियां होने के कारण H+ तथा OH- आयनों की उपस्थिति होती है, इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालन करती है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो जरा देखते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ नहीं बनाते हैं। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में क्या होती है, जो हाइड्रोजन आयन होती है वह H+ आयन नहीं बनाएगी, जबकि वर्षा जल की उपस्थिति में अम्लों से H+ आयन का पृथक्करण हो जाती है। वर्षा जल अगर वर्षा जल हो तो उसमें क्या होगा, H+ आयन अलग हो जाती है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो, याद करो ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर को समझाइए। तो दही बनने पर pH का मान कम हो जाता है क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाने के कारण H+ आयन की सांद्रता ताजे दूध की अपेक्षा अधिक हो जाती है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है न, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है ना, H+ आयन की सांद्रता जो ताजे दूध होती है उसकी अपेक्षा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 11 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ताजे दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ठीक है, ये जो ग्वाला है ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा को मिला देता है, क्यों मिलाता है जरा देखते हैं। अब उसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि ताजे दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ठीक है, क्षारीय बनाने का क्या मतलब होती है, अगर किसी दूध में अम्ली की मात्रा अगर ज़्यादा होने लगे, यानी अम्ल
की मात्रा ज़्यादा होने लगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वह दूध से दही बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होती है, जो बेकिंग सोडा होती है वह क्या होती है, न क्षारीय होती है, और इसे दूध में मिलाने पर इसके पीएच का मान भी क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, जिससे दूध दही में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि दूध से दही बनने में अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कोई ताज़ा दूध है उसको दही बनने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है, लेकिन बेकिंग सोडा क्या होती है, नहीं, यह क्षारीय होती है, और अगर इसको हम लोग दूध में मिला देंगे तो क्या होगी ना, दूध के पीएच मान भी क्षारीय हो जाएगी, जिसके चलते क्या होगा, वह दूध से दही जल्दी नहीं बनेगा। इसलिए ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक, इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ठीक है, जो ग्वाला जो है उसमें जो थोड़ा क्षारीय माने यानी बेकिंग पाउडर जो मिला देता है उसको दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो देखते हैं कि दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर यह क्षारीय हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर ताजे दूध में हम लोग बेकिंग पाउडर को मिला देंगे तो वह जो दूध है जिसका पीएच वैल्यू क्या होगी, न क्षारीय हो जाएगी। अब देखो, जबकि दही बनने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है, अगर हम लोग दूध से दही को कन्वर्ट करेंगे यानी कि बनाएंगे, जमाएंगे उसको, तो हमको अम्ल की आवश्यकता होगी, लेकिन दूध में क्या होगी कि क्षारीय होती है, क्षारीय जैसे बेकिंग पाउडर होती है तो उसको मिला देता है ग्वाला, जिसके कारण क्या होती है ना, दूध को दही बनने में समय लग जाती है। ठीक है, दूध को दही बनने में समय लग जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी भी दोनों कर लिए हैं। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है इस सब क्वेश्चन को लिख के आप लोगों को बताने में। ठीक है, तो क्या करना कि चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए आप लोगों को ये सब क्वेश्चन लिख के याद जरूर करनी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।